उसी के की होल पे आंखें लगा करके, जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना आप पुरानी वाली में, की होल पे जो है वो आंख लगा दी और अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, और कान लगा करके सुन रहे हैं, अच्छा ये बातें हो रही हैं, 45 दिन में आप ये काम करेंगे, चलो मैं अभी वीडियो बना करके पूरे देश की जनता को बताता हूं कि क्या करने वाले हैं मोदी शाह संजय कुमार मिश्रा के जरिए। तो सन 2014 से पहले पी चिदम्बरम साहब ने इन्हें वित्त मंत्रालय से बाहर क्यों किया था? इसका जवाब तो आप बताओ। अगर ये सत्ता के पक्ष में हमेशा झुके रहते हैं, ढुरके रहते हैं बैगन की तरह, तो कांग्रेस की सरकार को ये क्यों नहीं पसंद आ रहे थे? प्रणाम मित्रों, मैं हूं विकास सक्सेना। सामाजिक एवं राजनीतिक घटनाओं के विश्लेषण के यूट्यूब चैनल चैतन्य में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विकास की बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो उनके विरोधी सबसे बड़ा आरोप लगाते हैं कि वो तानाशाह हैं, वो दूसरों की बात नहीं सुनते हैं, यहां तक कि विरोधी तो छोड़िए, वो अपनी कैबिनेट के लोगों को भी विश्वास में लिए बिना बहुत सारे निर्णय ले लेते हैं और उसके आधार पर काम करते हैं। ये आरोप सबसे तेजी से वर्ष 2016 में लगाया गया था, जब 8 नवंबर को रात में 8 बजे अचानक प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आए और उन्होंने ये ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से 1000 और 500 रुपए के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। याद होगा आपको, वो रात 8 बजे का टाइम था, मेरी बेटी का जन्मदिन था उस दिन, और हम लोग वो केक काट रहे थे, केक कटिंग चल रही थी और पीछे अचानक टीवी पे ये खबर आई। तो कई लोग तो हमारे मेहमान जो थे वो भाग खड़े हुए एकदम कि भाई जरा जल्दी से एटीएम में से कुछ पैसे निकालना है क्योंकि 12 बजे के बाद समस्या हो जाएगी। लेकिन जो विषय हम बात कर रहे थे कि ये आरोप, गंभीर आरोप नरेंद्र मोदी पर लगाए गए, लेकिन तमाम बुद्धिजीवी और पत्रकार ऐसा लगता है कि मोदी से उनकी बड़ी नजदीकी है। जो खबरें मोदी कैबिनेट के कहा जाता है मंत्रियों को भी नहीं होती हैं, लेकिन इन बुद्धिजीवी पत्रकारों के सूत्र उन स्थानों पर मौजूद रहते हैं और वो सारी सूचनाएं, क्या बातचीत हुई मोदी की और शाह के बीच में, या मोदी और शाह ने किसी तीसरे व्यक्ति से क्या बात कही, उसे वर्बेटम में बता देते हैं, वर्ड बाय वर्ड बताना शुरू कर देते हैं कि मोदी ने ये कहा, उसके जवाब में शाह ने ये कहा, फिर तीसरे व्यक्ति ने ये कहा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आज ही और कल तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार जो पानी पी पी करके मोदी को और शाह को और उनकी सरकार को कोसते हैं, वो लोग ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ईडी के जो निदेशक हैं संजय कुमार मिश्रा जी, उनको जो ये 45 दिन का एक्सटेंशन देने पर सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है, तो इस आगामी 45 दिन में, या अभी से तो 50 दिन है, इन 50 दिनों में वो क्या करने वाले हैं, मोदी ने उनको क्या टास्क दिया है, शाह ने उनको क्या टास्क दिया है, क्या क्या वो कार्रवाइयाँ करेंगे, ये सारी बातों का ऐसे बखान कर रहे हैं जैसे कि जब मोदी और शाह के साथ संजय कुमार मिश्रा की मीटिंग हो रही थी, उस समय पर ये लोग खुद या इनके सूत्र उसको कान लगा करके सुन रहे थे कि मोदी इनको क्या क्या निर्देश दे रहे हैं। तो मैं आज फिर संक्षेप में बता देता हूं कि कुछ वीडियो बनाए हैं। एक दीपक शर्मा ने बनाया है, उनके साथ में अशोक वानखेड़े जी महाराष्ट्र से आते हैं, बड़े पत्रकार हैं, उन्होंने उनकी बातों के लिए दोनों ने मिलकर के इस वीडियो को बनाया है। और जो वीडियो का जो टाइम है वो 32 मिनट और 9 सेकेंड है, और उन्होंने कहा है कि 45 दिन 5 बड़े टारगेट, क्या अपने सबसे बड़े ऑपरेशन में फेल होने जा रहे हैं मोदी? ये वीडियो है दीपक शर्मा का। इसमें क्या कहा गया अभी एक एक वीडियो का मैं आपके लिए बताऊंगा। दूसरे पत्रकार हैं अजीत अंजुम, ये भी मोदी विरोध के लिए काफी जाने जाते हैं। इन्होंने 21 मिनट और 43 सेकेंड का वीडियो बनाया है और इसमें कह रहे हैं मोदी ने मिश्रा को क्या टास्क दिया है, दबोचे जाएंगे इंडिया INDIA, जो नए विपक्षी गठबंधन बनाया उसी के लिए शायद वो कर रहे हैं वाले, और 45 दिन में ये सब होगा। कंफर्म मालूम है इन्हें कि 45 दिन में क्या होने जा रहा है। एक और बड़े पत्रकार हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, इन्होंने क्या कहा है, इनका शायद वीडियो थोड़ा पुराना है, एक दिन पुराना है, कि ईडी चीफ को बचाने पहुंची सरकार, इंडिया को तोड़ने की प्लानिंग तैयार रहिए, 10 बड़े नेता जाने वाले हैं जेल। इनका जो वीडियो है वो 20 मिनट 25 सेकेंड का है। और एक अपने झूठ और फरेब में कुख्यात में बार बार कहता हूं,
पत्रकार हैं अभिसार शर्मा जी। इनका वीडियो है 14 मिनट और 52 सेकेंड का। क्या है उसका थंबनेल का जो हेडिंग बनाया है, सावधान, अगले 50 दिनों में इंडिया के नेताओं पर हो सकती है बहुत बड़ी कार्रवाई। और इन्होंने भी बड़े दावे के साथ कहा है, बिल्कुल पुख्ता सबूत हैं, टॉप सोर्सेस से मुझे ये सूचनाएं मिली हैं कि क्या करने जा रहे हैं मोदी और शाह ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा के जरिए। तो थोड़ा थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं दीपक शर्मा जी ने और अशोक वानखेड़े जी ने जो कहा है, वो कह रहे हैं कि जो 5 टारगेट हैं उसमें पहला टारगेट तो जो है वो राजस्थान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनके बेटे हैं। क्यों कहा उन्होंने ये बात? उन्होंने कहा जिस लाल डायरी का जिक्र हो रहा है, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में किया है, उससे ऐसा लग रहा है कि ईडी जो है निश्चित रूप से राजस्थान में कार्रवाई करेगी, क्योंकि राजस्थान जीतना भाजपा के लिए बहुत जरूरी है, तभी 2024 के चुनाव में वो अपने पक्ष में परसेप्शन बना पाएगी। लेकिन अपने इसी वीडियो में वानखेड़े जी और दीपक शर्मा जी ये मान रहे हैं कि राजेंद्र गुढ़ा जो मंत्री थे राजस्थान सरकार में, अशोक गहलोत की सरकार में, वो डीलिंग किया करते थे अशोक गहलोत के लिए सारी, और उन्होंने सारे लेन देन अपनी डायरी में लिख रखे हैं। तो भैया अगर डायरी में लेन देन लिख रखे हैं, इससे पहले इनकम टैक्स की जो रेड हुई थी उसमें भी इस लाल डायरी का जिक्र है, तो भैया लाल डायरी के आधार पे अगर कार्रवाई हो जाएगी तो उसमें क्या बुराई है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने इसके आगे भी कहा है, उन्होंने कहा सिर्फ राजस्थान जीत करके काम नहीं चलेगा, ये सरकार चाह रही है छत्तीसगढ़ भी जीतें, मध्य प्रदेश भी जीतें, तेलंगाना में भी अच्छा प्रदर्शन करें, इसलिए भूपेश बघेल पे भी कार्रवाई हो सकती है। क्या कार्रवाई हो सकती है वो पुण्य प्रसून जी ने अपने में बताया है अपने वीडियो में, उस पर मैं अभी आगे चर्चा करूंगा। वो कह रहे हैं शरद पवार का तो वैसे ही पूरी की पूरी जो उनकी पार्टी थी एनसीपी, उसका कवाड़ा कर दिया अजीत पवार को उससे तोड़ के। पूरी पार्टी में विधायकों सांसदों के साथ अब भाजपा के साथ राजग का हिस्सा बन चुकी है, और खुद अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए हैं शिंदे सरकार में, भाजपा की जो चल रही है आपकी महाराष्ट्र में। तो बोले शरद पवार को तो वैसे ही कबाड़ा कर दिया गया है, उनकी पूरी पार्टी जो है वो खत्म करने की नौबत पिला दी है, लेकिन फिर भी शरद पवार पर शिकंजा कसा जाएगा। कौन से चार्जेज हैं ये भी मैं अभी उसमें बता दूंगा आपके लिए, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी वाले में। उन्होंने कहा इसके अलावा नीतीश कुमार पर को भी घेरने की कोशिश हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार का कार्यकाल, ये लोग वो अपने वीडियो में कह रहे हैं, बिल्कुल पाक साफ रहा है, इसलिए उनके नज़दीकी लोगों को घेरा जाएगा। कौन है वो नज़दीकी लोग? तेजस्वी यादव, आरजेडी वाले जो इनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। तो तेजस्वी यादव पे क्या चार्जेज हैं इस पर भी बात करेंगे। ये तो रही बात दीपक शर्मा की, और उनके साथ में अशोक वानखेड़े जी ने जो बनाया है वीडियो, उसकी एक वीडियो बनाया है अजीत अंजुम ने। अजीत अंजुम जी ने भी जो कहा है कि 45 दिन में ये होगा, पॉइंट वाइज बता रहे हैं, जैसे कि वो उस पूरे निर्देशों को खुद सुन करके आए हों, कान लगा रखे हों उस कमरे के बाहर जिसमें मोदी की, शाह की, ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा से बातचीत हो रही थी, गोपनीय बैठक हो रही थी। उसी के की होल पे आंखें लगा करके, जैसे फिल्मों में दिखाते थे ना आप पुरानी वाली में, की होल पे जो है वो आंख लगा दी और अंदर देख रहे हैं क्या हो रहा है, और कान लगा करके सुन रहे हैं, अच्छा ये बातें हो रही हैं, 45 दिन में आप ये काम करेंगे, चलो मैं अभी वीडियो बना करके पूरे देश की जनता को बताता हूं कि क्या करने वाले हैं मोदी, शाह, संजय कुमार मिश्रा के जरिए। उन्होंने भी बड़ा पॉइंट वाइज बताया है, बड़े बढ़िया तरीके से अपने जो उनका डिजिटल बोर्ड है उस पर लिख लिख के समझाया है अजीत अंजुम जी ने 21 मिनट 43 सेकेंड तक। अब बात करते हैं पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की। इन्होंने 10 नेताओं के नाम लिए हैं और बताया कि किस किस चार्ज में इन पर कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा 9 राज्यों के 10 नेताओं पर कार्रवाई होने जा रही है, जिसके लिए ईडी के इन निदेशक महोदय को बचाया गया है या उनका एक्सटेंशन करवाया गया है। एक है शरद पवार जी, मैंने अभी पहले ही बताया था, इन पर चार्जेज हैं महाराष्ट्र कोऑपरेटिव स्कैम में। दूसरे नेता बताए हैं अभिषेक बनर्जी, जो कि टीएमसी के नेता हैं
और ममता बनर्जी के भतीजे लगते हैं। इन पर चार्ज है कि पश्चिम बंगाल में जो नियुक्तियां हुई हैं उसमें घोटाला किया है, और इसके अलावा कोला घोटाले में भी उन पर आरोप हैं। मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित इन पर जो है चार्जेस लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ईडी इनकी जांच कर रही है। अगला नाम बिहार से आता है तेजस्वी यादव का, जिनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। कौन से मामले में? लैंड फॉर जॉब, रेलवे में नियुक्तियां करवाने के दौरान औने पौने दामों में अभ्यर्थियों से जमीनें ली गई थीं। इनके पिताजी तो सजा याफ्ता मुजरिम हैं, श्री लालू प्रसाद यादव जी, चारा घोटाले में, और इस समय पैरोल पे बाहर हैं, जो कह रहे थे कि नहीं अब मैं फिट हो गया हूं, मोदी का से निपट लेंगे हम लोग। तो वो बीमारी का हवाला दे करके बाहर हैं। वो फिट भले ही खुद को बता रहे हों, लेकिन अदालत में उन्होंने ये कह रखा है कि मैं फिट नहीं हूं, मैं अनफिट हूं। लेकिन जिस तरह से रेलवे भर्ती घोटाला हुआ, उस समय पर लालू प्रसाद यादव जी जो थे वो रेल मंत्री थे देश के, ये हम सबको मालूम है। इसमें फंसे हुए हैं तेजस्वी यादव जी। ये तीसरे नेता थे। चौथे नेता हैं जो उद्धव ठाकरे जी हैं, शिवसेना वाले महाराष्ट्र के, उनके साले साहब हैं श्रीधर माधव पारंकर साहब। इनकी 7 करोड़ की संपत्ति जो है वो सीज की जा चुकी है और इन पे गंभीर आरोप हैं। पुण्य प्रसून वाजपेयी जी को लग रहा है कि इनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है। इसके अलावा अगले नेता का जिसका नाम लिया है वो आते हैं जम्मू कश्मीर से, फारूक अब्दुल्ला। इन पे क्रिकेट स्कैम का चार्ज है। मैं ये सारी बातें जो बता रहा हूं, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने कहा है कि ये 10 लोग जो हैं वो जेल जाने वाले हैं, ईडी इन 10 लोगों को जेल भेजेगी। ये मेरा कहना नहीं है किसी भी तरीके से। छठे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। इनकी 391 करोड़ की संपत्ति सीज की जा चुकी है। इसके अलावा इन पे ये भी आरोप है कि इन्होंने जमीनों में हेरफेर किया था। गुरुग्राम की 1500 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है इनके ऊपर। तो लग रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जेल जा सकते हैं, ये भी कहना है इन्हीं का। ये सारे चार्जेस जो लगाए गए, ये चार्जेस बिल्कुल ठीक हैं, ये मुकदमे इन पे चल रहे हैं। अगले हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। इन पर 2000 करोड़ के शराब घोटाले को लेकर के आरोप हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें सीधे सीधे नहीं फंसाया है अभी ईडी ने या सीबीआई ने, लेकिन इनके 3 नज़दीकी जो आईएएस अधिकारी थे उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है ईडी। यानी कि धीरे धीरे शिकंजा कसते हुए कहा जा रहा है भूपेश बघेल की ओर। ये मानना है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का। तो ये बात सही भी, तरीका तो यही होता है कि पहले जो अन्य आरोपी हैं धीरे धीरे सबूत इकट्ठे कीजिए, गवाह तैयार कीजिए, तभी तो एजेंसीज काम करेंगी। सीधे सीधे थोड़ी मुख्यमंत्री को उठा के जेल में डाल देंगी। समझ लीजिए अभी अरविंद केजरीवाल जी का, अभी उन पर भी बात करूंगा। अगले हैं अशोक गहलोत जी। तो बोले अशोक गहलोत पे तो सीधे सीधे कोई चार्ज नहीं बन रहे थे, कोई आरोप नहीं बन रहे थे। तो उनके भाई जो हैं अग्रसेन गहलोत, उन पे सन 2007-8 के आसपास का कोई मामला चल रहा है फर्टिलाइजर घोटाले का, विदेशों से भी उसका संबंध है। तो बोले साहब उनको फंसा लिया है ईडी ने, अब उनके जरिए अशोक गहलोत को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगले नेता हैं कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जिनकी शिक्षण संस्थान है उनको लेकर के उन पर तमाम आरोप लगे हुए हैं। करोड़ों के हेरफेर का मामला है, मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है, यानी धन शोधन का भी मामला है। बोले अगली गिरफ्तारी जो है वो डीके शिव कुमार की हो सकती है। अब डीके शिव कुमार की गिरफ्तारी होगी या डीके शिव कुमार नाराज होकर कांग्रेस को छोड़ देंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि डीके शिव कुमार खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन भाजपा में भी चूंकि मुख्यमंत्री बनने का फिलहाल कोई चांस नहीं दिख रहा था, इसीलिए वो कांग्रेस में रुक गए उप मुख्यमंत्री बन के। ये अन्य भी बहुत सारी बाध्यताएं, अगर भाजपा में आप शामिल हो जाते हैं तो उतनी स्वतंत्रता और स्वच्छंदता से आप काम नहीं कर सकते जितनी स्वतंत्रता आपको अन्य पार्टियों में मिल जाती है। तो शायद इसीलिए वो फिलहाल कांग्रेस में है। अब आने वाले समय में वो किस दल में रहेंगे ये तो वक्त बताएगा। इसमें तो खैर मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा, ना तो मेरा कोई परिचय है और ना ही मेरे ऐसे सूत्र हैं जो डीके शिव कुमार क्या करने वाले हैं उसके बारे में मुझे बता सकें। और फिर 10वें नंबर पर जिस नेता का नाम लिया है पुण्य प्रसून वाजपेयी जी का, वो है अरविंद केजरीवाल।
वो कह रहे हैं इनको भी फंसाने की कोशिश होगी। लेकिन आप समझिए, अरविंद केजरीवाल के दो दाएं और बाएं हाथ सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया इस समय जेल में हैं। तमाम अपने तर्क, अपनी मजबूरियां, अपनी लाचारियां दिखाने के बावजूद इनको अदालत ने जमानत नहीं दी है। ये सबसे प्रमुख सहयोगी थे अरविंद केजरीवाल के। कभी इनको भगत सिंह बता रहे थे आपके अरविंद केजरीवाल, कभी कह रहे थे ये तो आज़ादी की लड़ाई की तरह संघर्ष कर रहे हैं। ये भी कह रहे थे कि इन नेताओं के लिए तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए, इन्होंने इतना अच्छा काम किया है। लेकिन ये भारत रत्न के हकदार जिनको बता रहे थे अरविंद केजरीवाल, उन्हें जमानत देने को तैयार नहीं है अदालत। आप समझ लीजिए। तो अरविंद केजरीवाल तो बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उन पर कोई भी विभाग नहीं है, इसलिए अभी उन पर शिकंजा इतनी आसानी से नहीं कस पाया है। लेकिन मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी तो होती है, मंत्रिमंडल तो उसी का है। तो धीरे धीरे लग रहा है ये बात सही है सारी कि इन सब नेताओं पर हो सकता है शिकंजा कसा जा रहा हो। लेकिन इसके अलावा जो बात कही पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अपने इस वीडियो में पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ये कह रहे हैं कि भाजपा चाहती है कि सन 2024 का जो चुनाव है उसमें भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा बन के उभरे। तो सिर्फ भाजपा ही नहीं, देश की जनता भी चाहती है कि राजनेताओं का जो भ्रष्टाचार है, उनका माफिया से और नौकरशाही से गठजोड़ के फलस्वरूप जो भ्रष्टाचार होता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जनता भी इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंद है। इसीलिए याद कीजिए, एक दौर वो था कि सरकार चाहे किसी की हो, भ्रष्टाचारी राजनेता पे कभी कार्रवाई नहीं होती थी। जब एक पार्टी की सरकार होती थी तो वो दूसरी पार्टी के नेताओं पे कार्रवाई नहीं करते थे, और जब दूसरा जो सत्ता में आ जाता था तो वो पहली पार्टी के नेताओं के ऊपर नरम हाथ रखता था, और परिवार के सदस्यों को तो छुआ ही नहीं जाता था। उन्हें तो विशेष प्रकार की इम्यूनिटी जांच एजेंसियों से हासिल रहती थी। लेकिन ये भ्रम 2014 के बाद टूटा है। बड़े बड़े राजनेताओं के परिवारों पर और उन पर कार्रवाई हो रही है, लोग जेल जा रहे हैं। लेकिन चलिए अब बात करते हैं एक अन्य बुद्धिजीवी, बहुत ही शर्मसार करने वाले वैसे वो बयान देते हैं, अवसार शर्मा जी। झूठ भी खूब बोलते हैं अपने वीडियोज़ में, पता नहीं कहाँ कहाँ के तथ्य लेकर के आते हैं। उन्होंने जो वीडियो बनाया है उसमें उन्होंने कहा है कि मेरे सूत्रों के हिसाब से ये जानकारी बहुत पुख्ता है। पता नहीं उनके सूत्र जो है, मैंने बताया ना कि वो की होल में से झांक करके देख रहे हो और सुन रहे हो मोदी जी और शाह जी के बीच में क्या बातचीत हो रही है, वो ईडी के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को क्या निर्देश दे रहे हैं, ये भैया उन्हीं को मालूम होगा। वो कह रहे हैं टॉप सोर्सेस से मुझे जानकारी मिली है कि किन किन के खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। उन्होंने कहा है कि टीएमसी के खिलाफ कार्रवाई होगी, टीएमसी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई होगी, जेडीयू को घेरने की कोशिश होगी, आरजेडी के खिलाफ कार्रवाई चल रही है वो और तेज हो जाएंगी, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसके नेताओं पर कार्रवाई होगी, कांग्रेस के नेताओं पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कहते कहते उन्होंने जो कहा वो बहुत ही शर्मनाक बात कही। उन्होंने कहा, उन्होंने सीधे सीधे जो ईडी के निदेशक हैं उनके चरित्र पर लांछन लगाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि हमें सन 2014 से पहले का जो इतिहास है संजय कुमार मिश्रा का, उस पर नज़र डालनी चाहिए। और ये कहते हुए उन्होंने बताया कि उस समय के जो वित्त मंत्री थे पी चिदम्बरम, उन्होंने इन संजय कुमार मिश्रा को वित्त मंत्रालय से बाहर निकाल दिया था। कांग्रेस के ही एक बहुत ही प्रमुख नेता जिनका देहांत हो चुका है, अहमद पटेल साहब, वो इनसे बड़ी ही नज़दीकी रखते थे, बहुत ही उन्हें प्रिय थे। इसलिए वो चाहते थे कि संजय कुमार मिश्रा गृह मंत्रालय में पहुंच जाए संयुक्त सचिव के पद पर। लेकिन उस समय के जो गृह मंत्री थे सुशील कुमार शिंदे, उन्होंने उनको उसमें शामिल नहीं होने दिया। उन्होंने ये भी कहा, अवसार शर्मा ने, कि इन संजय कुमार मिश्रा ने तो निरमा पर रेड करवा दी। अब पता नहीं वो क्या मामला था, मुझे नहीं मालूम है, पढ़ना पड़ेगा मुझे। भैया निरमा पे रेड करवा दी तो कि निरमा के लिए भी क्या विशेष इम्यूनिटी संरक्षण हासिल था?
भाई रेड करती हैं जांच एजेंसियां, उसके बाद अगर कहीं कुछ गलत पकड़ा जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है, गलत नहीं पकड़ा जाता तो वो छूट जाता है। लेकिन निरमा पर रेड करवाना, कहीं ऐसा तो नहीं कि निरमा पर रेड करवाने की वजह से ही इनके लिए वित्त मंत्रालय से बाहर किया गया हो, मुझे नहीं मालूम है। मैं अविशाल शर्मा जी का जो वीडियो है उसी के आधार पर यह बात कर रहा हूं। उन्होंने ये भी कहा अपने वीडियो में कि जो संजय कुमार मिश्रा हैं ये थाली के बैगन की तरह हैं, जिसकी सत्ता होती है उसी की तरफ ढुलक जाते हैं। ये जो है नेताओं के सामने, सत्ता के सामने हमेशा नतमस्तक रहते हैं। तो भैया अगर ये नतमस्तक रहते हैं, मैं आप ही के वीडियो के आधार पर बता रहा हूं, तो सन 2014 से पहले पी चिदम्बरम साहब ने इन्हें वित्त मंत्रालय से बाहर क्यों किया था? इसका जवाब तो आप बताओ। अगर ये सत्ता के पक्ष में हमेशा झुके रहते हैं, ढुरके रहते हैं बैगन की तरह, तो कांग्रेस की सरकार को ये क्यों नहीं पसंद आ रहे थे? आपने इनका करप्शन नहीं बताया है, ये बताया है कि साहब इनको बाहर निकाल दिया गया था। तो आखिर उस समय की सरकार की क्या ख्याति थी, ये उस दौर में हम सब ने देखा था। किस तरह से रोजाना नए नए घोटाले खुल रहे थे, एक के बाद एक लाखों करोड़ के घोटाले सामने आ रहे थे, और इन घोटालों को सामने लाने में जांच एजेंसियों का कोई रोल नहीं था, कोई भूमिका नहीं थी। ये तमाम स्वयंसेवी और गैर राजनीतिक संगठनों और उसके साथ उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय थे उनके फलस्वरूप आया था सामने। चाहे 2G घोटाला हो गया, कोलगेट हो गया, बहुत सारे घोटाले। CAG की जरूर इसमें कुछ भूमिका रही थी, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, लेकिन उन्हें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा लांछित करने का प्रयास किया था CAG को। और ध्यान कीजिए, जिस समय पर ये सब घटनाएं चल रही थीं, उस समय पर संजय कुमार मिश्रा को वित्त मंत्रालय से बाहर कर दिया गया था। यही संजय कुमार मिश्रा सन 2014 से पहले, जिन्हें कांग्रेस फूटी आंख पसंद नहीं करती थी, इन्हीं संजय कुमार मिश्रा ने सन 2018 के बाद जिस तरह से कार्रवाइयां की हैं, छापेमारी के दौरान अकूत संपत्ति जो है वो पकड़ी है, नोटों के बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो है बरामद किए हैं, तमाम राजनेता जो हैं वो जेल के शीशों के पीछे गए हैं, तमाम बड़े बड़े अधिकारी जेल के शीशों के पीछे हैं और कई लाइन में खड़े हुए हैं। आपको डर है कि 45 दिन के इस कार्यकाल में पता नहीं कितने लोग जेल और चले जाएंगे, लेकिन मुझे इससे अलग भी कुछ लग रहा है। जिस तरह से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में इनका संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर के FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का जिक्र किया है, मुझे लगता है कुछ अंतर्राष्ट्रीय हवाला से संबंधित, टेरर फंडिंग से संबंधित कोई बहुत बड़ी बात है। एक रिपोर्ट आई है FATF की ही, एक केस स्टडी है, उससे रिलेटेड जो खुलासे हैं वो अपने एक नए वीडियो में मैं करूंगा आपसे। लेकिन जिस तरह की बात कही है, मुझे जिन 10 नेताओं के जिक्र पुण्य प्रसून वाजपेयी जी ने अपने वीडियो में किया है, जिन 5 लोगों का जिक्र दीपक शर्मा जी ने अपने वीडियो में किया है अशोक वानखेड़े जी के साथ जो है, या फिर जिन नेताओं का जिक्र और जिन दलों का जिक्र अविशाल शर्मा जी ने अपने वीडियो में किया है, मुझे नहीं लगता कि ये बात यहाँ तक सीमित है। मुझे लगता है कि इनसे भी बड़ी कोई मछली है जिसे संजय कुमार मिश्रा ने अपने शिकंजे में फांस लिया है, अपने जाल में फांस लिया है। क्योंकि किसी अधिकारी के लिए या सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विरुद्ध मेरी नज़र में शायद दूसरी बार सरकार गई है। एक बार SC/ST एक्ट के मामले में उसने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की कोशिश की थी। एक दिल्ली के जो अधिकारियों की नियुक्ति का मामला था, उसको लेकर के केंद्र सरकार ने कुछ कठोर निर्णय लिया। और तीसरा, इसमें कोर्ट के इतने सख्त रुख के बाद भी सरकार ने ये कोशिश की कि संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल आगे बढ़ जाए। तो निश्चित मान के चलिए वास्तव में कुछ बड़ा होने वाला है। मेरे पास कोई सबूत, कोई मेरे सूत्र नहीं है जिन्होंने मोदी और शाह की बातें मुझ तक पहुंचाई हों कि उन्होंने संजय मिश्रा से क्या कहा। ये तो भैया अविशाल शर्मा जी के ही कोई सूत्र होंगे, या ये जो बाकी बड़े बड़े पत्रकार हैं इनके सूत्र होंगे।
मैं तो केवल जो घटनाक्रम चल रहे हैं, जो अखबार में खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं विभिन्न जांच एजेंसियों की, मैं उसके आधार पर कह रहा हूं। और सरकार की जो कार्यशैली है, ईडी की जो कार्यशैली है, उसके आधार पर ये अंदाज लगा रहा हूं कि आप निश्चित मान के चलिए अगले 45 दिन में कोई बहुत बड़ा काम ईडी के द्वारा किया जाएगा। तो आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे ये भी अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन का बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद, प्रणाम।